नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि यूथ प्रकाशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। या बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये जो दर्शाता है पृथकता, पृथकता को दर्शाता है। ये पृथकता का सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। यह बाल विकास से पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों से यह निश्चित हो गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। जो व्यक्ति के जन्म के समय लंबा होता है वह बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा, एवं आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में वैयक्तिक पृथकता स्पष्ट दिखाई देती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कथन ए बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयाधिकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क आर, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। यही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? जो सही व्याख्या करता है, बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियाँ, आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चय परिणाम, या बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है, या बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें न तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और न ही परिवेश की। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेश कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेश बालकों के जटिल पारस्परिक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी यही दोस्तों सही हो जाएगा। यही बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्याजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो जो सही क्रम आपका होता है, पहला आपका होता है संवेदीगामक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष होता है। अगला होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल होता है। संवेदी जो आपका होता है दोस्तों, ये होता है जन्म से दोस्तों 2 वर्ष। और आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है प्यारे दोस्तों, ये होती है आपकी 2 से 7। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों होती है, मूर्त, ये होती है 7 से 11। और अगला औपचारिक जो होती है दोस्तों, औपचारिक अवस्था जो होती है, ये होती है 11 से 15 वर्ष। तो आप इसमें देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर संवेगिक पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा प्याजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? तो प्याजे के सिद्धांत की जो आलोचना प्रस्तुत करता है वो है, प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका है। यही आलोचना प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आलोचना के समान कई वैज्ञानिकों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि प्याजे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को भी कम करके आंका गया है। चलिए अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक
चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए पूर्व पारस्परिक। पूर्व पारस्परिक ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, जीन प्याजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कीमा, क्या है आपका? स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना विकास क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में क्या होता है? जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है, यही उसके बीच में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। क्योंकि एक छात्र अपने दम पर क्या कर सकता है और वह किसी और जानकार के समर्थन में क्या हासिल कर सकता है के बीच की दूरी वाइगोस्की ने, जानते हैं उसको क्या कहा है? ZPD को इन कौशलों को माप के रूप में देखा, इसको ZPD कहा है। और जो परिपक्व होने की प्रक्रिया में है और विकास के उपायों के पूरक के रूप में जो केवल एक शिक्षार्थी की स्वतंत्र क्षमता को देखते हैं, यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह से व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये जो आपका उदाहरण दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा अवलोकन अधिगम का। किसका? अवलोकन अधिगम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि अवलोकन अधिगम सीखने का एक रूप है जिसमें लोग किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यवहार को देखकर नया व्यवहार प्राप्त करते हैं और व्यवहार करने वाले व्यक्ति को मॉडल के रूप में जाना जाता है। चलिए, अगला है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, या फिर लचीलता, सामूहिकरण, या फिर पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र आधार है, या छात्रों की सक्रिय भागीदारिता, या एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। तो ऑप्शन नंबर आपका बाल केंद्रित कक्षा में होना चाहिए, वो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा कि बहुत से संसाधनों का प्रावधान भी होना चाहिए और लचीलता, सामूहिकरण होना चाहिए, और अगला छात्रों की सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। ये दोनों सही हैं, बल्कि ये आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा का सही हो जाएगा। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार क्या है? बुद्धि को विविध स्वतंत्र विधियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए 12 का ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उसके अवबोधन में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? ये जो प्रस्तावित करती है स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? छूट गया। विभिन्न भारतीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को जो करना चाहिए, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है,
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, व्यक्ति को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। व्यक्ति को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।